अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स हम समझ रहे थे, ठीक है। और बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में हमने लास्ट में पढ़ा था कैम्पाइलोट्रॉपस, ठीक है। एंगुलर ओव्यूल क्लियर हो चुका था हमारा। कैम्पाइलोट्रॉपस ये हम समझ चुके थे बेटा, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि मोर और लेस जो होता है ओव्यूल वो 90 डिग्री के लगभग टिल्ट कर जाता है बेटा, ठीक है। तो मोर और लेस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इसमें पढ़ा था। और इसको एंगुलर नाम भी दिया था बेटा। क्या नाम दिया था इसको? एंगुलर। मोर और लेस 90 डिग्री, ठीक है। इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैंने, लास्ट कल क्लास में हमने बना चुके हैं हम इसका। अब इससे अगला है बेटा, फिफ्थ होगा इससे अगला, एम्फीट्रोपस, ठीक है। नाम इंडिकेट कर रहा है इसका एम्फीट्रोपस। इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात है, ऊपर का ओव्यूल बॉडी और एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक और पूरा ओव्यूल की बॉडी दोनों ही कर्व हो जाएंगी। और कर्व होके कैसी शेप बनाएंगी? हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप क्या होती है बेटा? अगर गांव से बिलोंग करते हो बच्चे हो उनको आसानी से पता होगा, जैसे घोड़े की नाल, ठीक है बच्चे। तो देखो ये एम्ब्रियोसैक है और इसका अंदर बाहर ये आपके इंट्यूबमेंट्स दिखा देंगे हम, ठीक है। तो बेटा इसमें दोनों का ही कर्वेचर हो रहा है देखने, ठीक है। और दोनों ही कर्व में जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका फिनिकल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े की नाल की शेप का, तो ये है हॉर्सशू शेप। इसमें दोनों ही कर्व में होते हैं। समझ आया बच्चों? मुझे पिंक करते रहना, ठीक है। जब मैं पूछूं तो प्लीज बताते रहना। एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पोपाई और लैमना, दीज टू आर द एग्जाम्पल। ओके आई यूज, ठीक है। पोपाई एंड लैमना ये दो इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, बहुत आसान है। अब बचता है हमारा लास्ट। लास्ट आएगा बेटा सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस ये बड़ा थोड़ा अलग सा और याद करने में भी बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये बेटा अपना 6th टाइप आ गया सिरसिनोट्रोपस। और इसमें देखेंगे हम क्या होता है एग्जैक्टली। इसमें बच्चे पूरा ओव्यूल 36 डिग्री सेल्सियस के एंगल पर टिल्ट कर जाता है। इस तरह से, जैसे जो हमने ऑर्थोट्रोपस पढ़ा था ना, तो ऑर्थोट्रोपस में तो बेटा बिल्कुल सीधा था। अब इसमें क्या दिखा रखा है हमने, देखो फ्यूनिकल इसमें मैंने ऐसे दिखा रखा है बेटा, और नीचे से ले लो आप, ठीक है। और फ्यूनिकल ने पूरे इसको कवर कर लिया है। इसे कहते हैं 360 डिग्री के एंगल पर ओव्यूल का बेंड कर जाना, ठीक बच्चा। ये फ्यूनिकल है, ये हो गया माइक्रोपाइल एंड, और ये हो गया आपका चैलेंजर एंड, ठीक। 360 डिग्री हमें याद रखना है। तो ये हो जाएगा सिरसिनोट्रोपस। बहुत ज्यादा इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, फ्यूनिकल कॉइल हो जाता है, फ्यूनिकल इज कॉइल्ड। पहली चीज तो है जो इसमें याद रखनी है, 360 डिग्री का एंगल एंड फ्यूनिकल कॉइल्ड ओवर ओव्यूल। फ्यूनिकल कॉइल्ड हो गई बेटा ओव्यूल के ऊपर, ठीक है, सिरसिनोट्रोपस। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है और वही काफी है, ओपिंशिया। ओपिंशिया इज द एग्जाम्पल। क्लियर हुआ बच्चों? ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को?
आगे बढ़े, मैं रब कर दूं बेटा। जस्ट वेट मुस्कान, गुरुकुल वाले बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नवदीप लिखो बेटा, जल्दी लिखो। कोई डाउट हो तो इतने किसी बच्चे को पूछे मुझसे, जल्दी लिखो इसको। ये 6 टाइप होगा बेटा। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपको याद रखना है, में हेल्प आउट होगा। ओके क्लियर है। चलिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है। ये है बेटा एक छोटा सा बनाया हुआ फॉर्मूला। क्या लिखा मैंने, ऑर्थोपेडिशियन हेमा एंड एमी गो टू द सर्कस कैंप। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिशियन से तो हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस, एच से आ जाएगा हेमी, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस। ए से आ गया बेटा एनाट्रोपस, ठीक है। ए एम आ गया तो इसे एम्फीट्रोपस मान लेंगे। बाकी सी बचा हमारा, सी आर सर्कस सिसिनोट्रोपस, और लास्ट में आ गया सी ए एम कैम्प, मतलब कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है बेटा, दिख रहा है सभी को। बेटा जल्दी लिखें प्लीज, जल्दी लिखें। मुझे पिंक कर देना एकदम जैसे ही हो जाए। चलो मैं इधर का पोर्शन रब कर रहा हूं। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों। लास्ट में रिपीट बेटा यही बताया मैंने बस। एक तो सिरसिनोट्रोपस बताया 360 पर, और ये फिर फॉर्मूला बताया, ऑर्थोपेडिशियन हेमा एंड एमपी गो टू द सर्कस कैंप। ऑर्थोपेडिशियन होते हैं ना डॉक्टर जो होते हैं। अच्छा सिरसिनो बताना है। सिरसिनो में बेटा क्या होता है कि फ्यूनिकल ना 360 पूरा ओव्यूल 360 डिग्री के एंगल पर टर्न कर जाता है, ठीक है। तो जैसा ऑर्थोट्रोपस था इसी तरह से ऊपर को है, बट फ्यूनिकल देखो कॉइल कर चुकी है, ठीक है। तो बस इतना सा है। हॉर्सशू इसका एग्जांपल नहीं है, हॉर्सशू शेप तो इससे पहले वाले का था, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपने। और ओपेनशिया इसका एग्जांपल है। बेटा बाकी क्वेश्चंस ना आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछना, दिशा सिलेबस वगैरह की चीज है ना। अभी अपना क्लासेस करते हैं। चलिए बच्चों अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि कैसे फीमेल में, अब आपका पूरा जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस समझ लीजिए आप, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। जैसे हमने समझा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे ही है बेटा मेगास्पोरो
ठीक है। अब बेटा ध्यान देंगे जरा, काफी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है अपनी। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या था बच्चों, देखो वही मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं एनाट्रोपस का। ठीक, सिंपल सा डायग्राम बना दिया मैंने। ये बेटा माइक्रोपाइल एंड था, ये चैलेजल एंड, ठीक है, बाकी सारी चीजें लेवल नहीं कर रहा। अब मेरी बात को गौर करना, जो माइक्रोपाइल एंड के नियर न्यूसेलस की सेल्स होंगी, न्यूसेलस सारे में भरा पड़ा है, इसके पास वाली कोई सेल, माइक्रोपाइल के पास वाली कोई भी एक सेल एक्ट करेगी एज अ एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी उसमें भी था, वो था माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला मैंने, द सेल्स विच इज प्रेजेंट नियर टू द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड के नियर वाली जो न्यूसेलस सेल्स होंगी उसमें से कोई एक सेल एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। आप ऐसा समझ लीजिए रानी जो है किसी एक सेल इसी में सी के पास में से, अब उसको बनाना एम्ब्रियो सेक। ठीक, कैसे बनेगा एम्ब्रियो सेक वो हम देखते हैं जरा। मैं इसमें मेन मेन पॉइंट लिखता चला जाऊंगा, आप लोग वो नोट करते रहना। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होगी बेटा, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा और प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बिकॉज इसको डिवीजन करना है। इसको क्या करना है बेटा, डिवीजन करना है, तो इसका साइटोप्लाज्म अच्छा खासा डेंस होने वाला है। और कहां प्रेजेंट होगी, नियर टू द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड के जो पास में होगी वो सेल इस काम को करना शुरू करेगी। अब मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी। अब देखते हैं क्या होता है, मैं इसको रब कर रहा हूं। नाउ ये साइड में मैंने न्यूसेलस बनाया बेटा, और अब देखेंगे बच्चे ये एक सेल थी, ठीक है, ये हो गई हमारी एमएमसी। अब इसमें क्या होने वाला है, मियोसिस। मियोसिस की पहली साइकिल रन करेगी बेटा, और ये एक सेल ये दो में कन्वर्ट हो जाएगी, डायड फेज, ऐसे और ऐसे। आप इसको चाहे इतना बड़ा ना बनाओ, छोटा बना के दिखा दो जिससे कंफ्यूजन ना हो कहीं आपको कि सर आपने तो इतना बड़ा बना रखा है। ठीक है, पहले वो मैंने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दिखा दिया कि एक न्यूसेलस की सेल्स है इसलिए जस्ट, ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है अभी, ऐसे समझो आप। अब बेटा ठीक है, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गई, दो से ज्यादा हो गई तो एक और दो, इसे बोलेंगे डायड कंडीशन। ठीक है, डायड कंडीशन, मियोसिस फर्स्ट हो गई, रिडक्शनल डिवीजन है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे माइक्रोस्पोर्स में पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल सेम, मियोसिस सेकंड होगा और अब ये चार सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक दो, एक दो तीन चार, इसे बोलेंगे बेटा मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड मियोसिस सेकंड होने के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगास्पोर टेट्रास इज ऑलवेज लीनियर। जैसे बच्चों मैंने आपको माइक्रोस्पोर में बताया था
कितनी तरह की शेप्स बताई थी? 5 तरह की शेप्स, आइसोबाइलेटरल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल लीनियर शेप में ही मेगास्पोर टेट्राड होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहां तक मैं समझता हूं सेक्टर 17 वाले बच्चों का यहीं तक हुआ था, इससे आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अब होने वाली हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? जल्दी नोट करो और जल्दी मुझे बताओ जब हो जाए। इसको मानेंगे हम चैलेंजर लैंड, और ये है माइक्रोपाइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी बताऊंगा क्या इनका मैंने मेंशन किया है, ये चैलेंजर एंड माइक्रोपाइलैंड। हाँ, अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा जो मैं बता रहा हूं आपको। चैलेंजर एंड के बराबर वाली जो एक सेल होगी, ये वाली सेल केवल यही फंक्शनल रहेगी, ये 3 डी जनरेट हो जाएंगे। ओनली दैट बिकम नाउ फंक्शनल। माइक्रोपाइलैंड से जो नीचे की है ये सारी की सारी डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा, जो एग वगैरह बनेगा, वो एक फंक्शनल सेल बनाएगी ये, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है उसमें हमें यही पढ़ना है बेटा, मोनोस्पोरिक फॉर्मेशन बोलते हैं, इसके टाइप्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे, यहां तक हो गया? रब कर दूं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी सेल एक्टिव रहेगी, तो चैलेजा से याद रखना, चैलेजा वाला चलेगा, माइक्रोपेल वाला डिजनरेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हो गया है बच्चों का। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी। इससे आगे की कहानी, इसमें 2-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट मिले। एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट। अब मियोसिस हो चुकी है बेटा, अब देखते हैं। अब आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनना है। अब बच्चों, उससे पहले हम उसे डिटेल में स्टडी करें। एक साइंटिस्ट थे पी महेश्वरी। पी महेश्वरी ने बेटा स्टडी किया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है ये 3 तरह से होगा। कहने का मतलब है 3 तरह के पैटर्न हो सकते हैं। पहला बेटा क्या है? मोनोस्पोरिक, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक मतलब बच्चे, जो मेगास्पोर टेट्राड का जब एक ही सिंगल मेगास्पोर ही पूरा डेवलपमेंट कर दे तो उसे बोल देंगे मोनोस्पोरिक, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ठीक है। जो एक सेल थी जो अभी हम बता रहे थे, ये 4 थी ना बेटा, इसमें से अगर एक ही बना दे जो मोनोस्पोरिक हम पढ़ेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और इसका एग्जांपल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीगोनम। हमें जो स्टडी करना है बेटा वो पॉलीगोनम का ही स्टडी करना है, ठीक है। पॉलीगोनम, और एक एग्जांपल और बता देता हूं, ओनियोथेरा, पॉलीगोनम एंड ओनियोथेरा, ठीक है। सभी बच्चों ने यहां तक लिख लिया होगा आई होप। ये तो पहला टाइप बताया था बेटा पी महेश्वरी ने। दूसरा टाइप क्या था? सेकंड वन इज द बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बड़ा सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर बेटा
टेट्राइड की, मेगास्पोर टेट्राइड की 2 सेल एम्ब्रियो सेक बनाने में हेल्प करें तो हो जाएगा ये आपका बाइस्पोरिक। ठीक है, एक लाइन इसमें मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई take part in the development of embryo sac। ठीक है, एग्जाम्पल एलियम। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा एलियम, ALL है बेटा, ALLIUM, एग्जाम्पल एलियम। हमें डिटेल में ना ये जानना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ना कुछ और जानना है, हमें बस ये 3 तरह के टाइप है वो पता होने चाहिए। डिटेल में हमें स्टडी पॉलीगोनम की करनी है, मोनोस्पोरिक की। ठीक है, वही हम देखने वाले हैं। तीसरा टाइप जो बताया था बेटा, तीसरा टाइप में अब सब बच्चे सोचेंगे कि 3 होंगी, नहीं, तीसरा होता है बेटा टेट्रास्पोरिक, जिसमें चारों की चारों सेल, चारों की चारों माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाइड, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यस बेटा। तो इसमें क्या होता है टेट्रास्पोरिक में, ऑल 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन दी डेवलपमेंट में से आधा लिख रहा हूं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। इसके एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जरा ध्यान से देख लेना। एक दो एग्जाम्पल, एक तो ड्रूसा बेटा, ड्रूसा नाम सुना होगा आपने। एग्जाम्पल में है एक तो एडोक्सा आता है और एक ड्रूसा आता है। ड्रूसा, ठीक है, एडोक्सा और ड्रूसा आर द 2 मेन एग्जाम्पल्स। तो ये 4 टाइप किसने दिए थे, पी महेश्वरी ने, साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया बच्चों? और लिख लिया हो तो मुझे जल्दी पिंग कर दो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ very important, any doubt to anyone? अर्नव 4 कहाँ है बेटा? मेगास्पोर टेट्राड में 4 थी ना, तो सारी की सारी न्यूक्लियाई 4 नहीं है क्या ये? अर्नव कैसे कंफ्यूज हो रहा है? 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राड बोला ना, ठीक है। तो मेगास्पोर टेट्राड में 4 टाइप नहीं बताया मैंने, 3 तरह से डेवलपमेंट बोला था मैंने, ठीक है। बस यही 3 सेल्स का नहीं होता इसमें, ठीक। या तो 4 न्यूक्लियाइड डेवलपमेंट में टेक पार्ट करेंगी, या 1 या 2, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं है, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? चलो अच्छा, मैं आराम से कराऊंगा, डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी। अच्छा नवदीप, अब तक लिख लिया ना जितना हुआ है? अभी मैं अब आराम से कराऊंगा, ठीक है। ये लिखना है, जल्दी बताओ मुझे।
चलो अच्छा लिख लिया ये। अब जो टॉपिक है ना वो इससे आगे का वो देखना भी हमें आराम से, बहुत प्यार से समझना है रे। अच्छा बड़ा लिखना है, एशी का मैं तो बड़ा ही लिख रहा हूँ, चलो और बड़ा लिखूंगा, टेंशन मत लो आप, बी हैप्पी, मैं और बड़ा लिखूंगा, ठीक है। चलो अच्छा अब देखना है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट की जो स्टडी थी बेटा, वो पॉलीगोनम पर हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस प्लांट पर स्टडी करी थी और साइंटिस्ट कौन थे। बाय ठीक है, अब तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बेटा, अब तो दिख रहा होगा, बाय स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रास सिंगल एस है बेटा, बाय स्ट्रासबर्गर, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की स्टडी पर पूरा ये डिटेल में देखा था। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जरा समझेंगे हम। अब मैंने एक सेल बना दी थोड़ी सी मोटी सी, और 3 सेल मैंने मरी मरी सी बना दी, बिकॉज इनका काम तमाम हो चुका है, ठीक। अब ये है और ये डिजनरेटेड है, ये तो डिजनरेटेड वाली है, ये बेटा फंक्शनल है क्योंकि ये चलेजल की तरफ थी, ठीक। अब इस फंक्शनल वाली में क्या होने वाला है, इसमें होगी माइटोसिस। ध्यान देना बेटा, कितनी माइटोसिस होंगी, पहले माइटोसिस फर्स्ट, मतलब इसमें सेकंड फर्स्ट तो कुछ ऐसा होता नहीं साइकिल में, बट मैं वो लिख रहा था नंबर ऑफ साइकिल, पहले एक बार माइटोसिस हो गई, माइटोसिस एक बार हुई बेटा, और ध्यान ये देंगे कि साइटोकाइनेसिस लास्ट में जाके होगी, इसमें केवल न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे पहले बच्चों, तो 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। फिर एक बार माइटोसिस हो गई, इस बार क्या हो गया, 2 से बन गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी माइटोसिस हुई थी ये, अब फिर माइटोसिस हो गई, इस बार बन गए 4 से 8, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है। बनाते चलो इसे मेरे साथ साथ। देखो अब न्यूक्लियाई तो 8 बन गए, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई पूरे बन गए आपके। अब 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद अब ये न्यूक्लियाई का थोड़ा सा अरेंजमेंट होगा और साइटोकाइनेसिस होगी। न्यूक्लियाई अभी पोल्स पर है, 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। अब क्या होगा बच्चों, एक न्यूक्लियाई यहां से, देखो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक न्यूक्लियाई यहां से जाएगा बीच में और एक ऊपर से आएगा बीच में, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, ऐसी क्या बस बीच में दिखा देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, नहीं, उस पर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि एक न्यूक्लियाई नीचे से और एक न्यूक्लियाई ऊपर से, और यहाँ बेटा ये लिखना मत भूलना, ये चैलेजल एंड होगा इसका, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजल, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजल, ये माइक्रोपाइल, ठीक। अब देखो जरा क्या होने वाला है, उससे आगे की कहानी बता रहा हूं मैं। अब इससे आगे क्या होगा बेटा, 1 2 3 इधर रह जाएंगे, इसने एक अपना बीच में को सेंड कर दिया, और 1 2 3, 3 ही इधर रहेगा, इसने भी अपना एक बीच में को सेंड कर दिया। हाँ अर्नब अभी समझते हैं बेटा, सब आएगा समझ में। अब बच्चे इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, क्या होगी, साइटोकाइनेसिस।
अब जब साइटोकाइनेसिस होगी बेटा, तो देखते हैं हम क्या होने वाला है। अब मतलब न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अब 1 2 3, तो एक सेल इसमें बनेगी बेटा, दूसरी और तीसरी, ये 3 सेल्स बनेंगी बच्चों, ठीक है। और ये एंड यहाँ कंफ्यूज हो जाना है, ऊपर वाले का लिखा है मैंने, ये चैलेंजर एंड होगा, ये चैलेंजर एंड। और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। और बेटा नीचे भी कुछ 3 थे। इस तरह से ये बीच में, अभी मैं इसका डायग्राम बड़ा प्यारा सा अच्छे से दोबारा बनाऊंगा, आप टेंशन ना लें। एग का सेल जो होता है ना बेटा, ये पीछे की तरफ होता है, तो सिनर्जिड सेल्स ज्यादा दिखती हैं इधर की तरफ से। एग सेल तो बहुत छोटा सा दिखता है, बट ये पीछे इन सिनर्जिड सेल के पीछे को प्रेजेंट होता है बच्चे, ये ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या बना दिया मैंने, पहले समझेंगे। ये चैलेंजर एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। ये 3 सेल्स जो है बेटा, ये है एंटीपोडल सेल। ठीक, आप इसको बना लो, इसका डायग्राम मैं अलग से एमोजेक का बड़ा सा बनाऊंगा, पहले आप इसको यहां तक बना लो बच्चों, उसके बाद हम आराम से बनाएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, समझ आना चाहिए बच्चों को अच्छे से। जब कंप्लीट हो जाए बेटा तो मुझे बताना, या डाउट हो किसी को तो मुझे बताओ। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस कितनी हुई ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और कैसे चीजें हो रही हैं ये आपको ध्यान रखना है। अर्नब क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी में? अच्छा बुक लानी होगी क्या? मुझे दूसरे रूम में जाना होगा, क्वेश्चन बताओ, या वेट करो मैं बुक लेके आता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ बच्चे बता। व्हाट विल बी द प्लॉइडी? अरे ये तो कल भी बताया था। प्लॉइडी मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? तो बेटा जो आपके मेगास्पोर मदर सेल्स थे वो तो डिप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद जो मेगास्पोर टेट्राड बना था वो हैप्लॉइड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने मिस करी वहां पे बताने से, अभी बताता हूं दोबारा से, ठीक है। और फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ऑब्वियसली बात है, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होगा। गैमीज बन गया ना बेटा, मियोसिस के बाद तो हैप्लॉइड ही होना है ना। जहां मियोसिस आ गई आप समझ जाओ, उससे पहले की चीजें डिप्लॉइड थी, उसके बाद की चीजें हैप्लॉइड थी, ठीक है। जरा ऊपर एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। अभी इसको रफ कर रहा हूं। जो बेटा ये सिंगल एमएमसी थी ना, मेगास्पोर मदर सेल, तो ये डिप्लॉइड थी, नो डाउट ये डिप्लॉइड थी। और जब मियोसिस हो गई, मियोसिस फर्स्ट में तो क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, और मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस की तरह ही होती है, ठीक है। तो 2 सेल में डिवाइड हो गई थी, फिर मियोसिस फिर दोबारा हुई, ठीक है, और ये 4 में डिवाइड हो गई, और ये चारों की चारों हैप्लॉइड है,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग से बनाया मैंने। ये चारों की चारों हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब इससे जो चीजें बनेगी फंक्शनल मेगास्पोर, तो वो तो हैप्लॉइड ही होगी बेटा। अब आगे मियोसिस भी नहीं होनी है, ठीक है, आगे तो माइटोसिस ही होनी है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें, जो क्वेश्चन पूछा अर्नब ने, कोई डाउट बेटा? जल्दी मुझे पिंग करो, और अगर हो गया है तो मुझे बताओ, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके सर, हो गया सर, ओके सर, दैट्स गुड सर। अच्छा लग रहा है क्लास में, इंटरेस्ट आ रहा है। चलो मैं रब करता हूँ अब। अब जरा एम्ब्रियो सेक का ढंग का डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में बेटा मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस नीट में उससे ही पुट अप होते हैं बहुत ज्यादा। तो ध्यान से समझना बच्चों। बहुत से बच्चे समझते हैं कि बस वो आसान सा है, उसमें बारीकी में क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। देखेंगे हम जरा क्या है माजरा पूरा। दिस इज द चैलेजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलम। ठीक, ये जो बेटा तीन सेल्स बनी है, इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, और वेजिटेटिव सेल्स भी कहा जाता है। अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वेजिटेटिव सेल्स भी अगर मैं इनको कह रहा हूं तो इनका फंक्शन क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्पोर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक, तो यहाँ एक फंक्शन क्लियर हुआ। समझ आ रही है बात? अगर आपको वेजिटेटिव सेल्स के नाम से इनसे पूछ लिया जाए तो सेम चीज है, घबराना नहीं है। ठीक, समझ आ गई बेटा? तो फंक्शन नरिशमेंट। अब देखेंगे यहां पर क्या बलाए हैं। ये जो दो सेल्स है बेटा, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। दोनों को सिनर्जिड सेल्स। और ये बीच में दो, इन दोनों के पीछे को प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे एग। और इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा बेटा एग एपैरेटस। एग एपैरेटस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो दो होते हैं बेटा न्यूक्लियाई, इनका ये इनका साइटोप्लाज्म यही है, इनकी कोई सेल की कवरिंग अलग से नहीं होती। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई बोले जाते हैं। दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। अब जरा इसमें बड़ा ध्यान का क्वेश्चन आपको समझना है बेटा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, अब देखो जरा मैं सबको बताता चला जा रहा हूं। ये तीन सेल भी बेटा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है एन। ठीक है, ये सारी एग सेल्स भी, ये भी हैप्लॉइड हैं। ठीक है, ये भी एग हैप्लॉइड होगा बेटा, हैप्लॉइड सिंगल एन। ये जो होगा इसकी जो कंडीशन होती है एन प्लस एन। एन प्लस एन, ध्यान देंगे इस चीज पर, एन प्लस एन। नोट करते चलो एक एक चीज, अभी इसमें बारीकी में बहुत चीजें बताने वाला। हमारे पास टाइम भी है ना? यस, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, पूरा हो जाएगा।
पोलर रिपीट करना है। पोलर न्यूक्लियाई बेटा ये अपना साइटोकाइनेसिस अलग से अपनी सेल्स नहीं बनाते, ये केवल नेकेड न्यूक्लियाई है। इनका सेल तो यही पूरा सेल माना जाता है, इसे सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल यही होता है, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो ये दोनों न्यूक्लियाई है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक। और इसको बेटा सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल और लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल यही माना जाता है। अभी सेल बनेगा ये, अभी तो केवल N+N पोलर न्यूक्लियाई है। अभी देखना इसमें एक चीज और होगी, वो बताने वाला हूं मैं। बन के वैसे तो पूरा कंप्लीट सेल माना जाता है इसको, अभी देखना इसमें एक चीज अलग होने वाली है। इसीलिए इसको बेटा 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे बोलते हैं 8 न्यूक्लियाई, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई तो 8 है, ठीक है। हाँ, और सेल 1 2 3 4 5 6 और एक सेल जो इसकी बड़ी मानी जाती है इसकी, उसे 7वीं सेल लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट अभी तक? ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन से पहले N+N फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर पोलन ट्यूब आकर एंट्री करेगी, जैसे ही पोलन ट्यूब आकर एंट्री करेगी तो ये बेटा फ्यूज हो जाएगा, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन हो जाएगी अब आफ्टर फ्यूजिंग की, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा डिप्लॉयड। समझ आ रही है मेरी बात? अब देखो जरा कहानी के रूप में समझना, इसको गलत एंगल से मत समझना, मैं बस कहानी के तरीके से बता रहा हूं। ये रानी थी, रानी ने सारी चीजें, ये रानी का दिल है जो एग है, ठीक है, ये उसका दिल है। और ये बाकी जो सेल्स हैं ये दासियां है रानी की। 2 दासियां तो बिल्कुल क्लोज रहती हैं, हर समय उसका ध्यान रखती हैं। तो सिनर्जिड वालों का भी रोल आपको समझ में आ गया, उनको ध्यान रखना, एग सेल को नरिश करना, ठीक है। और भी एक आधा रोल होते हैं, वो पॉलिनेशन के टाइम पे समझ में आएगा। इन 3 दासियों का रोल समझ में आ गया, वेजिटेटिव सेल्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक, समझ आया है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, क्या होता है ना कि ये रानी है भाई, ऐसी थोड़ी ना किसी को मिल जानी है। तो कंफ्यूज करने के लिए, मेल गैमीट्स को कंफ्यूज करने के लिए हूबहू ऐसे ही न्यूक्लियस और रखे जाते हैं सेंटर में, ये 2, ऐसा समझे आप। अब जब मेल गैमीट्स एंटर करेगा, और मेल गैमीट्स 2 होते हैं, मेल गैमीट्स 2 होते हैं, हम समझ चुके हैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज होती है, 3 से दोनों में मेल गैमीट्स 2 बनते हैं। तो क्या होता है बेटा, इंक पेन क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा पेन बोल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, ओके ओके। तो बेटा क्या होता है, एक न्यूक्लियाई आकर एग को फ्यूज करता है मेल का, और एग इसको फ्यूज करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और वो दासियों से जाकर दिल लगा लेता है, और ये जो एक न्यूक्लियाई जाता है एग के पास, ठीक। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इससे हमें समझ में भी आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि ये 2N है, अब 2N है। कब बना बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक लाइन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखना बेटा, मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं लिखना इसको, सेंट्रल सेल करके लिखना, एक लाइन सेंट्रल सेल करके नोट पॉइंट डालो। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो sac, it is the largest cell of embryo sac. It initially contained 2 polar nuclei. It initially contained 2 polar nuclei which fuse just before fertilization.
फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा पहले ही आपस में फ्यूज करती है, विच फ्यूज जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका एक नाम और है डेफिनेटिव, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, मतलब डेफिनेटिव, ठीक है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस और इसको बोला जाता है बेटा। समझ में आई बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हो गया बेटा, समझ आया? आई आएगा बच्चों इसमें डेफिनेटिव न्यूक्लियस। चले आगे, लिख लिया ये बेटा? चलो अच्छा, अब देखो इसमें और जो कुछ चीज समझनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या चीज है बेटा? मैं थोड़ा डीपली और जा रहा हूं। एक बात का ध्यान तो ये रखना है कि सिनर्जिक सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल होगा ऊपर चलेजल की तरफ और न्यूक्लियस नीचे की तरफ होगा। ये रहा वैक्यूल, इसमें भी वैक्यूल ही है। सिनर्जिक सेल्स में वैक्यूल ऊपर की तरफ होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और न्यूक्लियाई नीचे की तरफ होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा जब पोलन ट्यूब आती है तो पहले नीचे से एंट्री करती है, तो ये सिनर्जिक सेल्स का काम ही ये होता है कि गाइडेंस करें। फ्लीफ्रॉम एपरेटस होता है इसमें, वो और इनकी हेल्प करता है। देखिए जरा क्या होता है, कुछ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, आप जरा पहले इसे समझो। जैसे भिंडी नहीं होती, इस तरह की फॉर्मेशन की तरह कुछ सिनर्जिक सेल्स में कुछ प्रोजेक्शन निकल कर आते हैं, इन्हें बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा कहां? बिल्कुल दोनों सिनर्जिक सेल्स में। इनका बेसिकली काम यही बताया गया है। क्या काम बताया गया है? ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कीमोटॉपिक केमिकल रिलीज करते हैं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है कि इधर आओ। ये चोर है, ये रानी के सहायक हैं, उसे ना उसको उसको पोलन, ये मेल गैमिट्स को हेल्प कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है? तो लाइन लिखेंगे एक जरा इसमें। पहले आप सिनर्जिट के बारे में लिखो बेटा। सिनर्जिट सेल्स, सिनर्जिक सेल्स को हेल्पर सेल्स भी बोलेंगे। सिनर्जिक सेल्स को हेल्पर सेल्स भी बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना बेटा, लिखते चले जाओ। हेल्पर सेल्स, सिनर्जिक सेल्स, इसमें एक लाइन लिखो, these cells have nucleus, these cells have nucleus near micropyle and vacuole towards chalaza, and vacuole towards chalaza. अब नोट पॉइंट करके बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं मैं, जरूर लिखें। एट मैच्योरिटी synergid cells lack a cell wall, synergid cells lack a cell wall on their chalazel side। मैंने क्या बताया? एट मैच्योरिटी, जब ये सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो सिनर्जिक सेल्स की जो सेल वॉल है ये बेटा ये मैच्योरिटी के टाइम पर सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। किधर की तरफ? की तरफ चैलेजल एंड की तरफ को जो है, ठीक है? न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? और इनको हेल्पर सेल के साथ साथ कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। कई नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव सेल्स, तीन नाम हुए, सिनर्जिक, हेल्पर, कोऑपरेटिव सेल्स। जल्दी पिंग करो बेटा, समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है सभी को?
चलो जरा उसी में नोट पॉइंट के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। इन सिनर्जिड सेल्स फिंगर लाइक projections are present at micropyle tip। माइक्रोपाइल है ना इसकी टिप, नीचे का तो यही होता है। हाँ सौम्या बेटा क्या हुआ? हाँ फिलीफॉर्म एपरेटस, हाँ finger like projection in synergid cells, finger like projection are present at micropyle tip are known as filiform apparatus। आगे फिर लिखेंगे बेटा एक लाइन, these filiform apparatus enclose microfibrils माइक्रोफिब्रिल वर्ड आया है, ये वर्ड आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप इसको, ठीक है। एनक्लोज माइक्रोफिब्रिल्स इन अ शीट, एक शीट होती है बेटा, ये जो अंदर है ना क्या समझ सकते हो आप, ये माइक्रोफिब्रिल का बना हुआ है फिलीफॉर्म एपरेटस, और एक शीट की कवरिंग है जो इनको घेरे हुए है, ठीक है, इतनी सी बात। फिर आगे लिखना एक बात बेटा, सिनर्जिड, ये फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया, तो सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस दोनों एक तरह से हैं। रिपीट करना है, कहां से रिपीट करना है आयुष? देखो मैंने बताया सिनर्जिड सेल्स में फिलीफॉर्म एपरेटस है, उसकी डेफिनेशन लिखवा चुका हूं। फिलीफॉर्म एपरेटस में लिखवाया मैंने कि इट कंटेन माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल्स इसमें होती हैं विच एनक्लोज्ड बाय द शीट, एक शीट की कवरिंग इनको एनक्लोज कर रही है, इनके अंदर माइक्रोफिब्रिल्स होता है, ठीक है। नोट पॉइंट बेटा ये था, क्या था नोट पॉइंट? हाय नोट पॉइंट क्या था, मैं भूल गया। हाँ नोट पॉइंट ये था स्वानी कि जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है मैच्योरिटी के टाइम पर, जब मैच्योर हो जाएंगी तो क्या करती है, इनकी सेल वॉल ऊपर से डिग्रेड हो जाती है, चैलेजल एंड की तरफ से जो इनकी सेल वॉल होती है ना ऊपर की तरफ, वो डिग्रेड हो जाती है। उसका इंपॉर्टेंट रोल है, आगे समझ में आएगा जब पॉलिनेशन समझेंगे, जब मतलब इनका फर्टिलाइजेशन समझेंगे, ठीक है। तो ये था नोट पॉइंट, हो गया बच्चों? आगे चले, लिखो एक नोट पॉइंट और, एनक्लोज वाला। अरे यार क्या इतना तू परेशान हो रहा है आयुष? भाई मैंने बोला फिलीफॉर्म एपरेटस में माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं, बस इतना समझ तू, ठीक है। और वो मैंने बताया कि शीट मतलब कवरिंग, कोई लाइनिंग उन्हें कवर करके रखी है ना जिससे फिलीफॉर्म एपरेटस बन रहा है, दैट्स इट, ठीक है, इतना। आगे और एक नोट पॉइंट लिखना, ये नोट पॉइंट, अच्छा पहले फिलीफॉर्म एपरेटस, पहले माइक्रोफिब्रिल्स पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट कराता है, हाँ एक तरह से कह सकते हैं आप, पोलन ग्रेन्स का नहीं, मेल गैमेटोफाइट आएगा ना। लिखना बेटा नोट पॉइंट लिखना, फिलीफॉर्म एपरेटस guide the pollen tube, filiform apparatus guide the pollen tube to release male gametophytes for fertilization, ऐसे लिख लें आप, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस ये काम करता है। एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, वो हो गया बेटा पूरा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड दी पोलन ट्यूब, ठीक है, टू रिलीज मेल गैमेटोफाइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इतना लिख लें।
अब एक नोट पॉइंट लिखेंगे सिनर्जिड सेल्स के लिए। सिनर्जिड सेल्स secrete some chemotropic substance, chemotropic substance. Synergid cells secrete some chemotropic substance which direct the pollen tube. डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन करते हैं ना मूवीज का, डायरेक्टर ऐसे करो वैसे करो, तो which direct the pollen tube, which direct the pollen tube growth inside the embryo sac. क्या बोला मैंने? सिनर्जिड सेल बेटा एक कीमोट्रोपिक सब्सटेंस रिलीज करेंगी जब पोलन ट्यूब एंट्री कर जाएगी अंदर। फिलीफोम एप्रेस तो पहले काम करेंगी उसके लिए, अंदर कर जाए एंट्री, उसके बाद ये आपकी सिनर्जिड सेल्स भी एक तरह का केमिकल रिलीज करेंगी, ठीक है। और वो केमिकल रिलीज होगा पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कि भाई यहाँ पर रिलीज करो, उधर जाओ उधर जाओ, मेल गैमेटोफाइट्स उधर है, ठीक, वो फीमेल गैमेटोफाइट इधर है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, synergid cells release secrete some chemotropic substance which direct the pollen tube growth, inside the embryo sac. एम्ब्रियो सैक में अंदर एंट्री करने के बाद पोलन ट्यूब, ये वैसे पॉइंट आपको तब समझ में आ जाएगा जब हम फर्टिलाइजेशन समझेंगे। तो एंटर करने के बाद उसकी डायरेक्शन किधर को जानी चाहिए, वो सिनर्जिड सेल्स के इस कीमोट्रोपिक सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी। अब क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है अभी? ओके बेटा, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट और लिखेंगे। लिखो बेटा, एक नोट पॉइंट और लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग के बारे में लिखना, एग सेल हैज माइक्रोपाइलर वैक्यूल एंड चैलेजल न्यूक्लियस। मान लो ये बेटा एग सेल है, ये मेन रानी का हार है, तो माइक्रोपाइल की तरफ तो वैक्यूल होगा, नीचे की तरफ इसे पीछे ऐसे ऐसे, और यहां होगा बेटा इसका न्यूक्लियस। मतलब सिनर्जिड सेल से उल्टा, सिनर्जिड सेल से उल्टा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? पोलैरिटी वाली बात समझो, अगर उल्टा है एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो लिखना एग सेल हैज माइक्रोपाइलर वैक्यूल, वैक्यूल माइक्रोपाइल की तरफ है, ठीक है, एंड चैलेजल न्यूक्लियस। रिपीट कर दिया नवदीप, मैंने यही बताया अभी। एग सेल हैव माइक्रोपाइलर वैक्यूल, ये माइक्रोपाइल, ये जो एग सेल पीछे की है मैंने यहां बना दी, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजल है। तो एग सेल है माइक्रोपाइल वैक्यूल, वैक्यूल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ है, और चैलेजल न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे लिखेंगे बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, plasmodesmata connections are present between egg and synergid cells. Plasmodesmata connections are present between egg and synergid cells. Again important, एग में और सिनर्जिड सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। बस बेटा आज के लिए इतना ही हो गया बच्चों, समझ आ गई ये बात? एम्ब्रियो सेक्स सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? रीजन फॉर कम्युनिकेशन अभी मत जानो तुम सौम्या, ठीक है, वो बात की बात है। अभी केवल इतना समझो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनके तैयार हो गया एम्ब्रियो सेक। थर्ड लास्ट नोट रिपीट करना है। नोट यही था बेटा कि एग सेल का वैक्यूल जो होता है वो माइक्रोपाइल पर होता है, चैलेजा पर न्यूक्लियस होता है। और फिर मैंने बताया एग में और सिनर्जिड्स में प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होता है, ठीक है। बस इतना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे पीछे से पिछला तो नवदीप तू बेटा रिकॉर्डिंग देखना एक बार, कोई डाउट हो तो मुझे फिर व्हाट्सएप कर देना।
ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, हाँ नवदीप, फिलीफॉर्म एपेटस वाला मैं कह रहा हूँ ना, एक बार तू वो देख ले, क्योंकि मैंने वही बताया, सिनर्जिक फिलीफॉर्म एपेटस को गाइड करते हैं और इसमें माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक बार रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा तेरे को, ठीक है। चलो बेटा मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।